सभी को नमस्कार। दोस्तों, द हिंदू करंट अफेयर में आपका स्वागत है। और आज हम द हिंदू की बहुत सारी अच्छी न्यूज़ और एडिटोरियल को कवर करने वाले हैं जो आपकी प्री और मेंस के एग्ज़ाम में काम आने वाली है। तो सबसे पहले जो टॉपिक हम लेने वाले हैं, भारत में लॉजिस्टिक सिस्टम को लेकर, जैसे आपने पीएम गति स्कीम के बारे में सुना होगा, तो इसका एक बहुत ही शानदार आर्टिकल था जिसको हम प्री और मेंस दोनों के हिसाब से डिस्कशन करने वाले हैं। और ये आपके कहाँ काम आएगा, यूपीएससी मेंस जीएस 2 और पेपर 3 दोनों में ये टॉपिक काम आ सकता है। इसको लेकर पहले भी यूपीएससी मेंस में एक क्वेश्चन आ चुका है। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि हमारे देश के अंदर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं या लॉजिस्टिक हब बनाने की बात करते हैं, जिससे क्या होता है कि कहीं कि जो हमारा व्यापार है वो अच्छा हो, साथ में जितने भी वस्तुओं का जो भी एक जगह से दूसरी जगह पर आयात निर्यात होता है उनको हम गति प्रदान कर पाए। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये हमारी जीडीपी का एक बड़ा पार्ट है, जिसको लेकर काफ़ी चीज़ें अभी चर्चा में हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग क्या है, द हिंदू में जो हेडिंग आई थी, भारत के लॉजिस्टिक सिस्टम को चलाने के लिए आदर्श ट्रैक क्या हो सकता है। ठीक है। तो इसमें जैसे हाल ही का जो बजट है, जैसे हमने पहले भी ये चर्चा की थी कि जैसे कोई बजट या इकोनॉमिक सर्वे आता है तो उसके बाद में न्यूज़पेपर में उसके आर्टिकल आते हैं, और ये आर्टिकल बहुत अच्छे होते हैं, इन पे अच्छे खासा इसमें डिस्कशन होता है इन चीज़ों को लेकर, जो आपकी प्री और मेंस में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। और आप इन चीज़ों को कहाँ इस्तेमाल करोगे, एग्जाम्पल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो जो केंद्रीय बजट है 2023 की बात कर रहे हैं, उस बजट में जैसे पीएम गति शक्ति जो है, इसके बारे में आगे डिटेल से मैंने दे रखा है, उसको भी पढ़ेंगे। अभी ये जान लो कि पीएम गति शक्ति क्या है। हमारे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने के लिए इसमें काफ़ी चीज़ें ऐड की गई है। तो जो पीएम गति शक्ति है एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान है। इसमें क्या है, राज्यों के लिए 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ का इसमें आवंटन किया गया है कि इतना निवेश किया जाएगा ताकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा हो, इससे हमारा लॉजिस्टिक जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा हो। साथ में इसमें जैसे भारतीय रेलवे है उसके लिए भी इतने मतलब 2.4 लाख करोड़ रुपए की परिव्यय की बजट में घोषणा की गई है। ठीक है। ये इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप इंट्रोडक्शन के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो यदि ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आता है। तो इसमें योजना में क्या बताया कि जैसे हमें क्या करना है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, जैसे सड़कों का, रेलवे, हवाई अड्डे, जितने भी मतलब हम सोच सकते हैं इन चीज़ों को इसमें जोड़ने की बात की गई है। साथ में जैसे बुनियादी ढांचे के इंजनों पर निर्भर आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। क्योंकि ये कीवर्ड होते हैं ना, जैसे यहाँ पे आर्थिक विकास और सतत विकास, ये कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम मानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर वास्तव में मतलब आप एक बार सोचोगे ना कि किसी देश की जीडीपी जो है ना किस पर डिपेंड करती है, सर्वाधिक की, तो हम इसमें शामिल कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को भी। अन्य चीज़ें भी आती हैं लेकिन आधारभूत ढांचा बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। चाहे आप पर्यटन के विकास की बात करो, चाहे हमारे जैसे परिवहन सुविधा है, या जो भी आयात निर्यात होता है वस्तुओं का, सब किस पर डिपेंड करता है, एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। और हमारी सरकार इस पर काफ़ी ज़्यादा निवेश भी कर रही है और अच्छी पॉलिसी क्रियान्वयन भी इसमें चल रहा है। ठीक है। ऐसे कीवर्ड आप जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, यहाँ पे लिखे गए हैं। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेन डेवलपमेंट, किस पर डिपेंड करता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। ये अच्छे अच्छी लाइनें होती है जो आपको मेंस के एग्जाम में इस्तेमाल करनी चाहिए, अच्छे मतलब आप मार्क्स ले सकते हो इनको लिखकर। ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे अभी हम जैसे बात कर रहे थे कि यदि हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर में, विशेषकर जैसे जो माल ढुलाई होता है, ठीक, जो हमारी लॉजिस्टिक चीज़ें चलती है, कैसे चलती है, ज़्यादातर मतलब किस पर इनका बाहर है। जैसे रेलवे में भी काफ़ी बाहर है, लेकिन जो सड़क परिवहन है उस पर काफ़ी अभी ज़्यादा बाहर है। और सड़क परिवहन थोड़ा सा उसकी लागत ज़्यादा होती है, साथ में अन्य लागतें भी उस पर जुड़ी रहती है, जैसे इन्वायरमेंट की लागतें हो गई या प्रदूषण, इन चीज़ें भी इसमें साथ में शामिल की गई है। तो ये आर्टिकल बहुत शानदार है, इसमें बहुत सारी चीज़ों को एक तरह से आप कह सकते हो इंटीग्रेटेड तरीके से दिया गया है, जो आपकी मेंस की आंसर राइटिंग भी ऐसी होनी चाहिए। तो इसमें क्या, रेलवे अपने अखिल भारतीय नेटवर्क को देखते हुए रसद संचलन का एक कुशल और आर्थिक मोड प्रदान करता है, और एक समन्वित एकीकृत रसद प्रणाली, मतलब इसका आप देखोगे इंग्लिश में लॉजिस्टिक मूवमेंट की बात कर रहा है, ठीक है, हिंदी में रसद इसको लिखा जाता है। तो हम जानते हैं कि हमारा नेटवर्क कैसा है, लेकिन जैसे हमारे रेलवे के साथ बहुत सारी समस्या है। आप जानते हो कि जैसे जो ट्रैक है वो अभी अलग नहीं है, जो लॉजिस्टिक या जो हम कह सकते हैं जहाँ से माल सप्लाई होता है, फ्रेट कॉरिडोर, अभी उतने विकसित नहीं है जितने हम जैसे यूएस की और चीन की तुलना करें हमारे मतलब रेलवे नेटवर्क के साथ में। तो अभी हमारा रेलवे ऐसा नहीं है। हमारे जो जैसे यात्री जो ट्रेनें चलती है वो भी उन्हीं मार्ग पे चलती है जहाँ से मालगाड़ी या चलती है, तो उससे क्या होता है फिर एक सिस्टम जो तेज़ गति जिसको प्रदान कर पाते हैं वो नहीं हो पाता है। तो जो हमारा पीएम गति शक्ति प्रोग्राम है इसमें इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान में दिया गया है। जैसे आपने पूर्वी और जो पश्चिमी जो फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा कैसे उससे उसके विकास होने से हमारे देश की जीडीपी को कितना फ़ायदा होगा। तो इन चीज़ों की भी साथ में आपको देखना चाहिए। तो 2030 तक जैसे हम बात करें डाटा, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। डाटा देकर आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी ला सकते हो। जैसे आप कोई बात बोल रहे हो, उसके पक्ष में कोई एग्जाम्पल डाटा या कोई योजना लिखते हो तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो 2030 तक माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी कितनी है, 27% से बढ़ाकर हमें कितना करना है, 45% करने का हमारा लक्ष्य है। ठीक है। तो ये
थोड़ा बहुत भी डाटा पता होता है ना, जैसे इस लॉजिस्टिक वाला कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो उसमें डाटा लिख सकते हो। और माल ढुलाई कितना है अभी, जैसे 1.2 बिलियन से बढ़कर कितना करना है, 3.3 बिलियन टन का लक्ष्य हमने किया है। साथ में पीएम गति शक्ति उन बुनियादी ढांचागत जो चुनौतियाँ उनके समाधान का एक समाधान प्रदान करने के लिए एक सही मंच भी प्रदान करता है। तो ये जो आर्टिकल है पूरा जो आर्टिकल है पूरा कवर किसको कर रहा है, जो पीएम गति शक्ति जो प्रोग्राम है ना हमारा, उसको ज़्यादा कवर कर रहा है। और यूपीएससी आपको याद हो 2022 में जो क्वेश्चन आया था मेंस के एग्जाम में GS2 में, वो पीएम गति शक्ति को ही लेकर पूछा गया था। तो कभी कभी योजनाओं को लेकर भी एक फुल क्वेश्चन बन सकता है। तो हम जानते हैं कि इसको लेकर बहुत ज़्यादा सुधार इसमें चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हम इनकी बात करें, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दी गई है कि जैसे हम अलग अलग की बात करें, जैसे सड़क परिवहन है या रेल परिवहन है, किसके माध्यम से ज़्यादा माल ढुलाई होती है, तो उसके बारे में भी यहाँ पे दिया गया है। जैसे माल ढुलाई के मामले में यदि हम देखें तो सड़क परिवहन काफ़ी ज़्यादा इसमें आगे है। और अभी जैसे लगभग आप मान सकते हो सड़क मार्ग से कितना हो रहा है, 65% माल ढुलाई होता है। तो देखो इससे आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि सड़क परिवहन के माध्यम से यदि हम माल सप्लाई ज़्यादा करते हैं, तो एक तो ये होता है कि एक जो रेल है उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में मतलब माल सप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, सस्ता बहुत होता है, ठीक है। लेकिन सड़क परिवहन कितना महंगा होता है ये आपने देखा। लेकिन सड़क परिवहन की एक सुविधा ये रहती है कि जैसे आपको कहीं भी मतलब गाँव तक या कहीं गलियों में भी आपको माल सप्लाई करना हो तो आसान होता है, थोड़ा सा आसान होता है, ठीक है। लेकिन लागत ज़्यादा होती है, इसमें एक समस्या रहती है। और साथ में सड़कों पर एक तो हम देखते हैं कि जैसे आपने कई बार देखा होगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग कितने 2% है, और उन पर बोझ कितना है, 40% बोझ ज़्यादा है उनमें। और वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सड़कों का क्या हाल है आपने देखा होगा, ठीक है। काफ़ी भीड़ भाड़ है, प्रदूषण की समस्या इससे आती है, लागत भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कई सारी समस्या सड़क परिवहन में देखी जा रही है। तो इसका समाधान क्या है हमारे पास, इसका समाधान है कि अलग से मतलब रेल परिवहन का विकास हो, मतलब फ्रेट कॉरिडोर अलग से जो माल के लिए आवाजाही के लिए जो रेल का विकास होना चाहिए, हो भी रहा है हमारे देश में, अच्छा हो रहा है। वैसे चीन हमसे बहुत ज़्यादा आगे है इस मामले में। यदि हम तुलना करें भारत और चीन की या यूएस की तुलना करें, तो ये भारत से बहुत ज़्यादा आगे हैं। और ऐसा दिखाया भी गया है कि जो देश ज़्यादा विकसित है, जिस देश के पास ज़्यादा मतलब जीडीपी ग्रोथ है या उनके पास ज़्यादा फंड है, तो उनका ये जो ये कैसे आया है उसके पीछे की कहानी देखें तो इसका फ़र्क पड़ता है कि आपका जो माल सप्लाई कॉरिडोर है, जो लॉजिस्टिक है, वो आपका कैसा होना चाहिए, इस बात पर डिपेंड करता है। अब देखो ये आर्टिकल बहुत पड़ा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है घुमा घुमा के कहीं भी इसके क्वेश्चन बन जाए, GS3 में निबंध में आप इनको अप्रोच लिख सकते हो। एक अच्छा नॉलेज आप इस आर्टिकल से गेन कर सकते हो। तो जो बड़े आर्टिकल आते हैं उनको हम कवर करते हैं। जैसे आपकी कई बार शिकायत रहती है कि मैं कुछ अलग अलग टॉपिक जैसे इन्वायरमेंट के उनको ही ज़्यादा लेता हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे ये लगता है कि हाँ, ये जो आर्टिकल है हमारी एग्जाम में काम आ सकता है। इससे पहले भी क्वेश्चन आया है, आगे भी क्वेश्चन आएगा, तो सब गुणागणित करने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वही आर्टिकल मैं इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पे आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आगे इसमें देखते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारी जो कार्गो मूवमेंट है, ठीक है, उसकी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए, लॉजिस्टिक जो कंपटीशन है उसको बढ़ावा देने के लिए हमें इन चीज़ों को अपनाना होगा। विशेषकर रेलवे वाले को जो हम बात कर रहे हैं उसको अपनाना होगा। परिवहन के यदि हम लागत की तुलना में देख चुके हैं, कई बार आपने जैसे नीति आयोग की कई रिपोर्ट पढ़ी होगी, है ना, 3 ईयर वाली पढ़ी होगी, उसमें भी एक चैप्टर था परिवहन वाला, उसमें रेलवे का, सड़क का, इनका आपस में तुलना करके बताया था कि कहाँ पे हमें ज़्यादा फायदा होता है। तो वहाँ पे ये नज़र लगाने से पता लगता है कि सड़क क्षेत्र में माल ढुलाई लागत सबसे अधिक है, ठीक है। रेल लागत का लगभग दुगना हम कह सकते हैं। तो ये डाटा भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जैसे 2020-21 की बात करें तो कितना मतलब जैसे रेलवे की बात करें तो सर्वाधिक क्या ढुलाई होता है, कितना मतलब उसमें माल ढुलाई होता है, ये डाटा यहाँ पे मैंने क्यों लिखे हैं। कभी कभी प्रीलिम्स में से क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे कुछ कुछ डाटा के लेकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो सर्वाधिक जो जैसे रेलवे के माध्यम से जो माल ढुलाई हो रहा है, कोयले का हो रहा है, 44% हिस्सा है। इसके बाद में लो एस्क है, सीमेंट है, यानी जो भारी उद्योग है ना, भारी उद्योग को कच्चे माल कह सकते हैं, भारी जो कच्चा माल है उसको हम कह सकते हैं कि ये रेलवे के माध्यम से ही ज़्यादा संभव हो पाता है। क्योंकि सड़क परिवहन से फिर लागतें भी बढ़ जाएगी, कई सारे संकट इसमें जुड़ जाएंगे। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको आप यूज में ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जैसे इसमें कुछ डाटा और भी देखे गए हैं कि कितना हम कर रहे हैं। जैसे कंटेनरों में हम ये देखें कि कितना मतलब कमोडिटी जो है उसका सप्लाई हो रहा है, उसके डाटा भी यहाँ पे दिए गए, लेकिन ये उतना काम का नहीं है, ठीक है। इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, उतना कोई खास है नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और यदि हम ये बात करें कि हमारा जो बुनियादी ढांचा है उसको हम कैसे सही कर सकते हैं, तो उसमें पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय जो मास्टर प्लान है वो उसमें बड़ी भूमिका निभा सकता है, क्योंकि इसके अंदर कई मंत्रालय आपस में कनेक्टेड है। देखो पहले क्या होता था कि कोई भी जब योजना का हम क्रियान्वयन करते हैं, उसका लाइसेंस लेते हैं, तो काफ़ी एक लंबा टाइम लगता था। जैसे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट हो सकता है, उसमें कई मंत्रालयों के साथ उसका जुड़ाव होता है, तो उसमें लाइसेंस लेने में कई सारी समस्या थी। लेकिन पीएम गति शक्ति आने के बाद में ये काम आसान हो गया। तो इसको लेकर भी काफ़ी चीज़ें इसमें बताई गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और इसमें साथ में एक बताया था कि इसमें और भी क्या हो सकता है कि एक विशेष इकाई की जरूरत है, नहीं
कि ना केवल सरकार बल्कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी कैसे इसमें एक बड़ा रोल निभा सकता है, उसके बारे में भी अच्छी बातें की गई है। जैसे हम बात करें कि भारत की पूर्वी और जो पश्चिमी गलियारा है, फ्रेट कॉरिडोर जो है उसके बारे में आपने कई बार सुना होगा। डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर की बात चल रही है, और इसके अलावा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बनाए जा रहे हैं, पार्क बनाए जा रहे हैं। ठीक है, इनको आपस में जोड़कर जो समस्याएं हैं उनका हम समाधान निकाल सकते हैं। विशेषकर जैसे आप यूपीसी की एग्ज़ाम पास करते हो उसके बाद में आपको भी रेलवे वाली कई इसमें पोस्ट मिलती है, आईआरटीएस, ठीक है, इंडियन रेलवे जो ट्रैफिक सर्विस है, या इंडियन रेलवे की और भी सर्विस है, उसमें ये चीज़ें आती है। उनसे जब अपने कई दोस्त सेलेक्टेड है उनसे बात करता हूँ तो वो बताते हैं अपने काम के बारे में कि कैसी कितनी समस्याएं अपने जो विशेषकर लॉजिस्टिक चीज़ों को लेकर, ट्रेनों की जो संकट है, इंफ्रास्ट्रक्चर का संकट है, हमारे पास वेयर हाउस नहीं है, मतलब कई सारे संकट इसमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें इनका समाधान कैसे हो सकता है, तो उसके लिए बताइए कि इसका हम क्या कर सकते हैं, एक विशेष इंटिटी बना सकते हैं, एक विशेष इकाई बना सकते हैं जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी आए, निवेश भी अच्छा खासा आ जाए कहीं से। तो इसमें बात की जा रही है। तो भारतीय रेलवे की बुनियादी ढांचे में सुधार करने की आवश्यकता है, जो पर्याप्त नीतिगत साधनों द्वारा मतलब पॉसिबल हो सकता है। साथ में संसाधन यानी हमें निवेश भी चाहिए। तो आजकल आपने देखा होगा कि रेलवे में काफ़ी ज़्यादा निजीकरण की बात चलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये होता है कि जब चलो जो यात्री जो ट्रेनें हैं उसमें हम जानते हैं कि हमारा देश एक लोक कल्याणकारी राज्य है जिसमें ये होना चाहिए कि टिकटें ज़्यादा महंगी नहीं हो। लेकिन जो फ्रेट कॉरिडोर की जब बात आती है ना, तो इसमें निवेश होगा तभी हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर पाएंगे। तो यहाँ पे निजी भागीदारी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी भी बात की गई है। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि जैसे पीएम गति शक्ति जो प्रोग्राम है, कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर में हम आगे जा सकते हैं, कैसे हमारी देश की जीडीपी को कितना बड़ा फ़ायदा हो सकता है, उसकी चीज़ें चर्चा में कई सारी बातें हमने यहाँ पे की है इन चीज़ों को लेकर। साथ में मतलब आप जैसे कई बार क्वेश्चन में सजेशन चाहिए होगा तो आप अपनी तरफ से सजेशन बता सकते हो कि इसमें हम एक और क्या कर सकते हैं, स्पेशल इंटिटी बना सकते हैं जहाँ पर ये काम कर सकते हैं। तो ये भी काम आएगा आपके, ठीक है। तो हम इसमें बात कर रहे थे कि इसमें निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में क्या हो सकता है, इंटरमोडल लॉजिस्टिक्स बना सकते हैं। जैसे रेलवे के तहत एक विशेष इकाई की स्थापना की जा सकती है, जिसमें क्या होगा कि कहीं ना कहीं फिर हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और साथ में इसमें क्या बताया गया कि सड़कों के साथ रेल आवाजाही को प्रतिस्पर्धी बनाने और पड़ोसी देशों जैसे नेपाल है, बांग्लादेश के को रेल द्वारा निर्यात की सुविधा के लिए पहले और अंतिम जो कनेक्टिविटी है उसको भी हम अच्छे से बढ़ा सकते हैं। तो ये मतलब फ़ायदा है इसका। पूरा आर्टिकल का ये होता है कि कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, विशेषकर जो पीएम गति शक्ति प्रोग्राम उसके माध्यम से। तो जो आर्टिकल हमने पढ़ा है उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन कैसे आया 2022 के एग्जाम में, ठीक है। जैसे क्वेश्चन क्या है, गति शक्ति योजना को संयोजकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के मध्य सतर्क समन्वय की आवश्यकता है, विवेचना कीजिए। और अभी हमने क्या किया, जो अभी ऊपर चर्चा की। देखो ये होता है कि यदि आपने कोई टॉपिक पढ़ा है उसमें अच्छा से आपने उस चीज़ को गेन किया है तो एग्जाम में क्वेश्चन हैंडल करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो द हिंदू के या न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल पढ़ रहे हैं, ये कैसे आपकी मेंस के एग्जाम में एकदम आपके लिए आसान कर देंगे कि आपके पास ना तो कंटेंट की कमी होगी, साथ में क्या होगा, आपके पास अच्छे आइडियाज़ होंगे, अच्छे एग्जाम्पल होंगे, अच्छे डाटा होंगे, ठीक है। साथ में मैं आपको हमेशा बताता चलता हूँ कि कोई क्वेश्चन ऐसा आता है तो उसमें आप कैसा इंट्रोडक्शन लिखोगे, कैसा बॉडी पार्ट में आपकी अप्रोच होगी, कैसे लास्ट में निष्कर्ष लिखोगे। तो इससे फ़ायदा मिलता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और हिंदी माध्यम के सामने एक चुनौती, बड़ी चुनौती मैं देखता हूँ हमेशा। मैं खुद एक मतलब काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को फेस किया है मैंने, कि अच्छा न्यूज़पेपर नहीं है। क्योंकि जब द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को हम हिंदी के न्यूज़पेपर से तुलना करते हैं तो मतलब यहाँ पे हिंदी मीडियम के विद्यार्थी पिछड़ जाते हैं और अच्छा कंटेंट उनको नहीं मिल पाता है। तो ये जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ, मैं खुद भी आपकी तरह इनको अच्छे से तैयार करता हूँ, यही चीज़ें पढ़ता हूँ, ठीक है। लास्ट में फिर हम क्या करेंगे, कोई मैगजीन पढ़ लेंगे, मैगजीन से जो अन्य जो सप्लीमेंट मटेरियल है, कई बार आप कहते हो कि सर आपने ये न्यूज़ कवर नहीं की, वो नहीं किया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। एक तो हमारी अप्रोच सही होनी चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, दूसरी कंटेंट के पीछे नहीं भागना इतना। कंटेंट तो सब जगह मतलब रहता ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अप्रोच आपकी सही रहती है तो फिर आपकी राह आसान हो जाएगी, इस बात को समझना हमेशा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपने समझ लिया कि किस टाइप के क्वेश्चन मेंस के एग्जाम में आते हैं। ये GS2 में आ चुका है, तो GS3 में अगली बार क्वेश्चन आ सकता है, किसको जोड़ के, आधारभूत ढांचे को लेकर, पीएम गति शक्ति को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यदि क्वेश्चन नहीं भी आता है, कोई क्वेश्चन इंफ्रास्ट्रक्चर का, निवेश का कोई क्वेश्चन आए, तो उसमें आप पीएम गति शक्ति अपनी तरफ से बता दोगे, एक सजेशन के रूप में बता दोगे कि इसमें अच्छा काम हो रहा है, ठीक है। साथ में अब जो प्रधानमंत्री जो गति शक्ति योजना है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया है। इसको लेकर प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कब इसकी शुरुआत हुई, जैसे 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी, इसका क्या उद्देश्य हमने बात कर ली, कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने जा रहे हैं, इसमें 16 मंत्रालयों को एक साथ जोड़ा गया है, क्या इसका उद्देश्य है कि कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, कैसे देश की जीडीपी को बढ़ाएंगे, रोजगार कैसे क्रिएट करेंगे, ये इसमें सारी बातें इसमें की गई है, ठीक है। और साथ में इसमें डिजिटल एक प्लेटफॉर्म भी है जो कि सभी को एक साथ जोड़ देगा। तो ये चीज़ें इसमें काफ़ी है जो भी ऐड हो गई है। तो प्री में भी संभावना है कि पीएम गति शक्ति का क्वेश्चन बन सकता है, मेंस में ऑलरेडी आ चुका है और आगे भी आने की संभावना रहती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेकेंड टॉपिक पर,
ठीक है, ये टॉपिक कहाँ काम आएगा, ये टॉपिक काम आएगा आपके GS3 में, ठीक है, GS3 मेंस में, इंटरनल सिक्योरिटी में, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी में काम आएगा। ऐसे क्वेश्चन पहले भी आए हैं। तो अभी जैसे एक सरकार के द्वारा एक डिसीजन लिया गया है किसको लेकर, जो डिजिटल करेंसी है ना, वर्चुअल डिजिटल जो करेंसी, आपने सुना कई बार इसको लेकर कई सारे जैसे हम कह सकते हैं मानक भी या नियमों का अभाव था। कई बार RBI ने इसको लेकर गाइडलाइन जारी की है। आपने देखा भी क्या हाल हुआ है वर्चुअल जो करेंसीज है जितनी भी है ना। और इसका ये भी संकेत देखने को मिलता है कि इसका काफ़ी ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल होता है, या जो टेरर फंडिंग होती है उसमें इस्तेमाल होता है। तो अभी हाल ही में जैसे क्या हुआ है कि वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की, उसमें बताया गया है कि जो भी वर्चुअल करेंसी है ना, उसको हम क्या करेंगे, अब इनके जो संबंध है किनके साथ में, एक तरह से हम कह सकते हैं जो हमारा धन शोधन निवारण अधिनियम है उसके दायरे में इसको ला रहे हैं हम। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये आर्टिकल था कि इसमें चाहे देरी से ही भले, लेकिन समय पर ये फैसला लिया गया, ये इसकी तारीफ की जा रही है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हमारे इंटरनल सिक्योरिटी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे जो हमारा धन शोधन निवारण अधिनियम है इसको लेकर भी हमने पहले जब इंटरनल सिक्योरिटी का पढ़ा था पूरा सिलेबस, उसके अंदर हमने चर्चा की थी। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे हमने इंटरनल सिक्योरिटी पहले पूरा सिलेबस मैंने आपको करवा दिया, लेकिन उसमें क्या चाहिए, नया अपडेट चाहिए। तो ये हमारी नज़र होनी चाहिए कि ये हमारे सिलेबस में कहाँ है। जो भी आर्टिकल एडिटोरियल द हिंदू में आता है, कोई न्यूज़ आती है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो आपने स्टैटिक पार्ट पढ़ा है उसमें ये ऐड कर लो। ठीक है, नई चीज़ ऐड कर लो तो उससे फ़र्क पड़ता है। और हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपकी राय में क्या ये डिसीजन सही है गलत है, जो भी चीज़ें, ऐसा मेंस में क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। तो जैसे इसमें बताया भी गया कि ये जैसे कौन सा brokerchooser.com है, उसके अनुसार उनका कहना है कि 2021 में उनकी एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया था कि सर्वाधिक जो क्रिप्टो करेंसी के मालिक हैं, सर्वाधिक किसी के पास यदि क्रिप्टो करेंसी है तो वो भारत है, सर्वाधिक आगे है इस मामले में। तो इससे देखो प्रैक्टिकल रूप से भी आपने देखा होगा ना, क्रिप्टो करेंसी को लेकर कितना लोगों में पैनिक रहा है, कितना लोगों को नुकसान हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें भी साथ में चल रही थी, और साथ में इसको लेकर अब टेरर फंडिंग को इनको लेकर भी चीज़ें चर्चा में। तो हम कह सकते हैं कि इस मामले में सर्वाधिक आगे हैं। ठीक है, ये भी डाटा आपके काम आ सकता है कहीं। और साथ में जैसे जो हमारे ED है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, उनका भी कहना है कि क्रिप्टो करेंसी का जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसमें इस्तेमाल पाया गया है, ऐसे मतलब रिपोर्ट और चीज़ें बताई जा रही है। ठीक है, इसके अलावा जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम ये संस्था देखते हैं, कौन सी, अंतर सरकारी वित्तीय कार्यविदल, आपने इसका नाम सुना होगा, FATF, जो कि कहीं ना कहीं टेरर फंडिंग इनकी निगरानी रखती है। तो उनका भी ये मानना है कि कहीं ना कहीं इससे जो वर्चुअल करेंसी है या डिजिटल करेंसी है उसका इस्तेमाल मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है, इन तरीक़ों में गलत इसका दुरुपयोग हो रहा है। तो ये भी आप इनको एग्जाम्पल के तौर पे अपने क्वेश्चन में बता सकते हो। ठीक है, और अभी जैसे हम G20 की अध्यक्षता करें तो हमारे पास एक अच्छा मौका है कि इनको लेकर हम कुछ जो कॉन्क्रीट सॉल्यूशन है वो बनाएं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं भारत अच्छा कार्य इसमें कर रहा है। और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कहाँ पे इस्तेमाल करोगे, जैसे क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में आया है GS3 में, कि चर्चा कीजिए किस प्रकार उभरती हुई प्रौद्योगिकियाँ, तो क्रिप्टो करेंसी क्या है, ठीक है, ये डिजिटल जो करेंसी के क्या है, उभरती प्रौद्योगिकी है। तो ये क्वेश्चन में आप एग्जाम्पल के तौर पे या अपने आइडिया के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। और वैश्वीकरण मनी लॉन्ड्रिंग में योगदान करते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या से निपटने के लिए किए जाने उपायों को विस्तार से बताइए। तो यहाँ पे जैसे हम अभी धन शोधन विधेयक की बात कर रहे थे, कानून की बात कर रहे थे, उसका इस्तेमाल करोगे, क्रिप्टो करेंसी का आप एग्जाम्पल देके बताओगे, फिर समाधान पे जब बात करोगे तो आप अब ये जो नया आया है इसको ऐड कर दोगे। तो ऐसे ही तो बनता है आपका अच्छा आंसर कि आपने करंट अफेयर में पढ़ा और उसको इंटीग्रेट कर दिया अपने आंसर में, फ़र्क पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये अच्छा आर्टिकल था एक वनों की कटाई को लेकर कि क्या क्या इसके बुरे प्रभाव होते हैं। ये इसके जो डाटा थे ना, इसमें इसमें कुछ बहुत अच्छे आइडिया हैं, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने ऐसे राइटिंग में। कई बार हम देखते हैं कि इन्वायरमेंट का कोई ऐसे आ रहा है, या अपने और भी कहीं भी आपको इन्वायरमेंट के टॉपिक इस्तेमाल करना हो, तो यहाँ पे अच्छे डाटा दिए गए हैं। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि एक रिपोर्ट है किसकी, विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में देखें तो उनका कहना है कि 1990 के बाद में इस शताब्दी के अंत तक 11 अरब मनुष्य को खिलाने के लिए 420 मिलियन हेक्टेयर जंगलों को अन्य भूमि में उपयोग में लिया जा रहा है। तो ये मतलब इनका कहना है कि जैसे पहले एक समय बहुत ज़्यादा हमारे पास क्या था, फॉरेस्ट कवर एरिया था, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है या डिमांड बढ़ रही है बहुत सारी चीज़ों की, तो कहीं ना कहीं हम जंगलों का सफाया कर रहे हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्लाइमेट को लेकर हो सकता है, लोगों की आजीविका को लेकर हो सकता है, बहुत सारे मुद्दे यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, तो इसमें ये भी बताया गया कि जब वनों को काटा जाता है तो उसके बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं। तो इसमें नेगेटिव बड़ा इम्पैक्ट बताया गया था इस आर्टिकल में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर। जैसे इसके इसके अनुसार देखें, FAO के अनुसार
ठीक है। खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार देखें तो वैश्विक वन संसाधन आकलन उनकी एक रिपोर्ट आती है। हो सकता है ये रिपोर्ट कहाँ पे प्री में आपके काम आ जाए। तो एफए की कौन सी रिपोर्ट है? ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट के अनुसार उन्होंने बताया कि वैश्विक स्तर पर लगभग कितने वन अभी पृथ्वी पर 31% भूमि पर वन आच्छादित है। तो ये डाटा आपके काम का है और ये रिपोर्ट भी प्री में से आ सकता है कि ये रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो आर्टिकल से प्री में भी कैसे क्वेश्चन निकाल सकते हो, साथ में मेंस में आप कैसे आइडियाज़ यहाँ से जुटा सकते हो, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। तो जब पेड़ काटे जाते हैं तो आप जानते हो कि जैसे वन क्या करते हैं, कार्बन डाई का अवशोषण करते हैं। जब वन ज़्यादा नहीं होंगे तो कहीं नहीं कि फिर तापमान बढ़ने की जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आती है उस बढ़ेगी। साथ में इसमें बताया गया कि जो ग्रीन हाउस गैस है वो उसका भी ज़्यादा मतलब उत्सर्जन कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा, जैसे CO2, CH4, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनमें 11% की वृद्धि हो जाती है। तो कहीं जैसे आप कोई एग्जाम्पल देके डाटा लिखोगे तो आप बताओगे कि एफए के अनुसार ये रिपोर्ट है और उसमें ये बताया गया है कि इतनी परसेंट की वृद्धि हो जाती है। ठीक है। साथ में जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है उसमें पब्लिक हेल्थ ग्रुप ये बताता है कि वनों की कटाई से क्या हो रहा है, मलेरिया है, डेंगू जैसे कई प्रकार के जो संक्रामक रोग है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखी गई और मनुष्य के स्वास्थ्य पर इस पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो ये एक रिपोर्ट उनके अनुसार है, ये भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। देखो इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। जैसे भारत की यदि बात करें तो भारत में लगभग कितनी भौगोलिक क्षेत्र में वन है, 22% क्षेत्र पर वन है, जो कि एक समय बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। ठीक है। और इसमें एक डाटा देके बताया गया कि हाल ही में जैसे इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं या बहुत सारी चीज़ों योजना बनाते हैं तो उसमें भी वनों का बहुत ज़्यादा विनाश होता है। जैसे इसमें एग्जांपल देके कि हिमालय का एग्जांपल देके बताया गया था कि कैसे वहाँ पे वनों का विनाश हो रहा है। जैसे इसमें हम अंग्रेज़ों के ज़माने का भी एग्जांपल दिया गया था कि उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए किस प्रकार जो वनों का पारितंत्र उसमें बदलाव किया। और अभी भी जैसे एक एग्जांपल है कि बरगद के पेड़ काटे जा रहे हैं कहाँ पे, जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग जो है मतलब NH 163 उस पर 45 किलोमीटर के विस्तार को इसमें जैसे इसको विस्तार किया जा रहा है। तो उसमें तेलंगाना में क्या हो रहा है, जैसे चेवल्ला जो वहाँ का मंडल है उसमें 9,000 से अधिक बरगद के पेड़ों को नष्ट किया जा रहा है। मतलब करना चाहते हैं इस योजना के तहत बीच में जो पेड़ काटे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये मामले चर्चा में रहते हैं, इनको आप कहीं भी अपने क्वेश्चन में आंसर में एग्जाम्पल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो, बता सकते हो। और बरगद का पेड़ का कितना महत्व आप जानते हो। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है और फिर इनका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है ना वो बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो ये चीज़ें आप बता सकते हो। तो ये बहुत अच्छे आर्टिकल थे जो मैंने कवर करने की कोशिश की। आशा करता हूँ ये आपके काम आएगा। कई बच्चे कमेंट करते हैं कि आप थोड़ी न्यूज़ कम लेते हो। तो मेरा तो पढ़ने का तरीका यही है कि जैसे जो काम की है, चाहे उस दिन न्यूज़ 3 आए, 5 आए या 10 आए, मैं उन सभी को कवर करता हूँ जो अपने काम की है ना। बाकी तो आप यूट्यूब पे हज़ारों लोग पढ़ाते हैं, आप एकदम ओपन देख सकते हो किसी के भी। मैं लास्ट में बोलता हूँ हमेशा कि जैसे या तो आप खुद द हिंदू पढ़ लो, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो, या आप नहीं पढ़ सकते हो तो जो मेरे लेक्चर आपके काम आएंगे। और लास्ट में आप एक मैगजीन वैसे भी पढ़ते हो तो यहाँ से कुछ छूटता भी है तो आप मैगजीन से कवर कर सकते हो। अदरवाइज आप मैगजीन क्यों पढ़ते फिर, है ना। तो इस चीज़ को समझने वाली बात है, समझना आराम से। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और वीडियो में।